हे गाइस, दिस इज प्रशांत और ये है Samsung M47 बेस वेरिएंट जो कि 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में आता है। इसको यूज करते हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं, तो बाइंग डिसीजन के लिए कीप वॉचिंग। डिजाइन एंड बिल्ड की बात करें तो प्लास्टिक फ्रेम है, लेकिन ये मेटेलिक सिल्वर फिनिश दिया है तो काफी अच्छा लगता है। बैक पॉलीकार्बोनेट में है लेकिन काफी अट्रैक्टिव लगती है और मैचिंग एक्सेंट बॉर्डर मिल जाता है कैमरा आइलैंड के अराउंड। हाउएवर फिंगरप्रिंट और स्मजेस बहुत ज्यादा कैच करता है। नाउ इसकी बैक में मुझे एक दो जगह कहीं कहीं थोड़ा फ्लेक्स मिला, लेकिन अगेन मैं एकदम श्योरिटी से नहीं कह सकता क्योंकि बैक का मटेरियल ऐसा दिया है कि कुछ पता नहीं लगता। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई मेजर नहीं है। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। अब बॉक्स में कवर भी नहीं मिलता, स्क्रीन पे प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता, जिनके कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और टैग किए हुए प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। साथ ही बॉक्स में चार्जर भी नहीं मिलता जो कि ऑलमोस्ट 1500 रुपए का एक्स्ट्रा आता है। हाँ, अगर आप सेल में बाय करें या फिर कॉम्बो ऑफर में बाय करें तो शायद आपको 1000 रुपए में मिल जाए। डिस्प्ले की बात करें तो फुल HD+ रेजोल्यूशन की सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन के साथ में। लेकिन अगेन टेम्पर्ड ग्लास लगाना एक समझदारी वाली बात रहेगी। नाउ कलर्स काफी अच्छे हैं, जिनके लिए यूजुअली सैमसंग की एमोलेड जानी जाती है या फिर ऐसा सब बोलते हैं। गुड वाइब्रेंट कलर्स, बेजल्स को इग्नोर करना पड़ेगा, काफी ज्यादा दिखते हैं। क्लेम किए हुए ब्राइटनेस नेट्स को साइड में करते हुए अगर बात करें तो आउटडोर ब्राइटनेस सफिशिएंट मिल जाती है। वाइड वन L1, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR नहीं मिलता। यूट्यूब में 4K HDR तक की वीडियो प्ले कर सकता है, लेकिन कभी कभी लैग दिखता है। बहुत बार आपको फ्रेम स्किप होते हुए नोटिस होंगे, हमेशा नहीं है लेकिन ओकेजनली आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। वही 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की बात करें तो अडेप्टिव रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है और ऑलमोस्ट सारी एप्स 120 हर्ट्ज पर चलती है, तो इसके रिगार्डिंग कोई तरीके का इश्यू नहीं मिलता। ओवरऑल कहूंगा डिस्प्ले के लिए मीडिया कंजम्पशन में अच्छी है। डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर यहाँ पे दो साइड होती है। एक तो सब कहते हैं कि Samsung AMOLED काफी अच्छी क्वालिटी की होती है और दूसरी साइड है कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई PWM डिमिंग नहीं मिलता। अगर होगा भी तो 120 या 240 हर्ट्ज होगा ज्यादा से ज्यादा, और ये Samsung के आपको ऑलमोस्ट सारे फोन्स में कॉमन मिलेगा। मीडिया कंजम्पशन में 50% हिस्सेदार होता है स्पीकर, और उसका भी यहाँ पे 50% ही मिलता है। जी हाँ, सिंगल स्पीकर मिलता है जिसका आउटपुट ठीक ठाक सा मिल जाता है। एम्पल अमाउंट ऑफ बेस है, ट्रेबल थोड़े से शार्प मिलते हैं। बाकी ये स्पीकर टेस्ट सुन लीजिए। हैप्टिक्स की बात करें तो डिसेंट है और इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक मिलता है। रिसेंट क्लियरिंग रिसेंट एप्स, आइकन टैप एंड होल्ड, बैक की और कीबोर्ड में मिल जाता है। हालांकि स्क्रीन अनलॉक या पैटर्न इंटर पे नहीं मिलता। वहीं सेंसर्स की बात करें तो लाइट और कंपास अच्छे से वर्क करता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करें तो यहाँ पे वर्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दिया है। हमेशा की तरह सैमसंग ने कॉस्ट कटिंग कर दी यहाँ पे, और इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि स्क्रीन ऑन भी रह जाती है, कई बार ऑन भी नहीं होती। जायरोस्कोप सेंसर प्रॉपर वर्क करता है, नो डिले इन BGMI। बात करें अगर फेस अनलॉक की तो ठीक ठाक है, 1 से 1.5 सेकंड लेता है, सुपर क्विक नहीं है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड दिया है जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। ये भी 1 से 1.5 सेकंड अराउंड लेता है अनलॉक होने में। इवन अगर आपने बहुत घंटे फोन को छोड़ दिया हो और उसके बाद अनलॉक करते हैं तो कई बार 3 से 4 सेकंड भी ले लेता है। नाउ बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो एंड्रॉइड 16 पे मिलता है और 6 साल के अपडेट्स मिलेंगे, और एज ऑफ नाउ मई का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। नाउ इस फोन में 22 के आसपास प्रीलोडेड एप्स मिलती है, जिनमें से आप 18 के आसपास रिमूव कर सकते हैं। स्टिल OS जो ऑपरेशन में है वो काफी ब्लोटेड सा फील होता है। ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशन की बात करें तो प्रॉपर दिए हुए हैं। इसके अलावा और भी जगह जहां ट्रांजिशन होने चाहिए वहां एनिमेशन दिए हुए हैं। अब वो एनिमेशन कैसे चलते हैं वो डिटेल में आपको मैं परफॉर्मेंस सेक्शन में बताऊंगा। वहीं स्प्लिट स्क्रीन की बात करें तो प्रॉपर वर्क करता है, किसी तरीके का कोई एनिमेशन स्किप नहीं मिलता, ना ही विंडो मोड में, वो भी काफी स्मूथ लगता है। नाउ लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन की बात करें तो क्लॉक के फॉन्ट और कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस मिल जाती है। साथ ही लॉक स्क्रीन पे विजेट ऐड करने का ऑप्शन भी मिलता है। नाउ इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं दिया है, सिर्फ चार्जिंग डिस्प्ले होता है। नाउ आई नो ये सैमसंग यूजुअली करता है, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इंप्लीमेंट करना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब जिनके लिए फीचर मैटर करता है उनको एक अगले सेगमेंट में अपग्रेड करना पड़ता है। इस फोन में सैमसंग डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं। नाउ इसमें डायरेक्टली वॉइस मेल का भी ऑप्शन आ गया है, इन केस अगर आप कोई कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं। ऑन कॉल आपको रियल टाइम कैप्शंस का भी ऑप्शन मिलता है, और साथ
साथ ही जो रिकॉर्डेड कॉल्स हैं और डायरेक्ट वॉइस मेल्स हैं उनको टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी, जो कि आप बाद में रिकॉर्डर ऐप में जाके एक्सेस कर सकते हैं। साइड बार में AI सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है विद वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंट फीचर्स। गैलरी में बैकग्राउंड इफेक्ट, रीमास्टर का ऑप्शन जो कि बेसिकली फोटो को एनहेंस ही करता है, और ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि कभी कभी अच्छा वर्क करता है और कभी कभी नहीं भी। कैमरा में कस्टम फिल्टर का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग इमेज की स्टाइल एज ए फिल्टर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सैमसंग वॉलेट, सर्कल टू सर्च, मोड्स एंड रूटीन मिल जाते हैं ऑटोमेशन के लिए, सिक्योर फोल्डर मेंटेनेंस मोड, ड्यूअल मैसेंजर, और कुछ सैमसंग वाले लिंक टू विंडोज मल्टी कंट्रोल, कॉल, टेक्स्ट एंड एप्स ऑन अदर फोन, स्मार्ट वो जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की कैपेसिटी मिलती है और 45 वाट की चार्जिंग, ऑफ कोर्स जहां पे चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। नाउ इस फोन का मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे कार्ड देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। नाउ उस टेस्ट में मैंने 25 वाट से चार्ज किया था तो ऑलमोस्ट 100 मिनट्स लग गए थे। मेरे पास एक PD चार्जर है जो कि 45 वाट PPS के कैपेबल है और मैंने उसके लिए 5 एम्पियर की केबल भी ऑर्डर कर दी थी, लेकिन उसके बाद में भी ये फोन 25 वाट पर ही चार्ज हो रहा था। तो ऐसे में ओरिजिनल चार्जर के ऑलमोस्ट 1500-1600 सिर्फ एक रिव्यू के लिए मैंने नहीं लगाए ऑनेस्टली, पर आप अदर वीडियोस देख सकते हैं उसमें ऑलमोस्ट ये 85 to 90 मिनट्स के अराउंड लेता है। नाउ हमेशा की तरह दो बैटरी स्टेट शो करता हूँ। पहला है मिक्स यूजेज या फिर मीडियम इंटेंस, 19 घंटे 25 मिनट के स्टैंड बाय टाइम में 10 घंटे 13 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। यहाँ पे मैंने 2.5 घंटे के आसपास BGMI खेला था, हाउएवर बाकी यूजेज इतना इंटेंस नहीं था। वहीं दूसरा बैटरी स्टेट एकदम नॉर्मल यूजेज, 21 घंटे 49 मिनट के स्टैंड बाय टाइम में 12 घंटे 31 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। डे टू डे टास्क में यूज होने वाली जनरल एप्स, कैमरा, मैप्स और ज्यादातर बिंज वॉचिंग एप्स, गेमिंग बिल्कुल नहीं की। वहीं आइडल बैटरी ड्रेन की बात करें तो वो भी ज्यादा नहीं है, 9 घंटे में डेटा ऑन में 2% और डेटा ऑफ में 1% का मिलता है। नाउ बात करते हैं परफॉर्मेंस सेक्शन की। स्नैपड्रैगन 6 Gen 3। नाउ इस प्रोसेसर की बात करें तो ये सैमसंग ने मैन्युफैक्चर किया है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, ये सैमसंग फोन है इसीलिए मैंने इसमें कुछ चीजें टेस्ट की। मैंने इस फोन का रैम प्लस 4GB ऑफ और 6GB तीनों पे यूज किया है और तीनों पे मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट में मुझे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल यूजेज की, जहाँ पे आप 1-2 एप्स चलाते हैं तो एक्सपीरियंस काफी कोई स्मूथ नहीं मिलता है। एनिमेशन बहुत बार जर्की फील होता है, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसमें भी डिले मिलता है, और जो मोशन स्मूथनेस है वो भी उसके 2-3 सेकंड बाद में वापस आती है। स्पेशली जस्ट आफ्टर आप अनलॉक करके फोन को डायरेक्टली यूज करते हैं तब ये ज्यादा देखने को मिलता है। कई घंटे फोन को छोड़ने के बाद फिर अनलॉक करके आप इंस्टेंटली यूज करते हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा मिलता है। वहीं अगर मल्टीटास्किंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने YouTube PIP मोड में ऑन कर दिया और अदर एप्स जैसे फोटोज, क्रोम एटसेट्रा चलाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही से चलती है। बट द मोमेंट यू ओपन इंस्टाग्राम यहाँ पे लैग करता है, स्क्रोलिंग उतनी फ्लूइड फील नहीं होती है। इवन एक ऐप से दूसरी ऐप में स्विच करते हैं तब भी एनिमेशन में जिटर देखने को मिलता है। नाउ टेम्परेचर की बात करें तो अगर आप इसको नॉर्मल यूज करते हैं, बेसिक मीडिया कंजप्शन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ऐसे में स्लाइड वार्म होता है, नो इश्यू इन दैट। उसके बाद बात करते हैं मल्टीटास्किंग की, जहाँ पे आप जैसे कि क्रोम में 2-3 टैब्स चलाते हैं, यूट्यूब, अमेजॉन, इंस्टाग्राम, 3-4 ऐप अगर एक साथ में चला लेते हैं तो 2 से 3 मिनट के बाद में जो फोन का टेम्परेचर है वो 37-38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पे ये पैनिक होने वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई दूसरे ब्रांड का फोन हो और वो टेम्परेचर गेन करता है तो सैमसंग का हमेशा 2 से 3 डिग्री ऊपर ही रहता है। वहीं बात करते हैं इस मल्टीटास्किंग के बाद में जो एक्सपीरियंस की, एनिमेशन काफी स्किप होते हैं, स्पेशली एक ऐप से दूसरी ऐप में जब आप स्विच करते हैं तो काफी देखने को मिलता है। हालांकि जरूरी नहीं कि सारी ऐप्स में मिले, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि एक्सपीरियंस स्मूथ नहीं मिलता है। नाउ अगर आप यूज करते हैं कैमरा आउटडोर सिचुएशन में, तो मैंने पहले दिन 23 मिनट्स यूज किया आउटडोर में, ऑलमोस्ट 65 के आसपास मैंने फोटोज कैप्चर की और सरप्राइजिंगली मुझे कैमरा में किसी तरीके का कोई लैग देखने को नहीं मिला। हालांकि वहां पे मेरे पास कोई दूसरा इक्विपमेंट नहीं था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वहीं एक और दिन मैंने कैमरा ऑलमोस्ट 28 मिनट्स के लिए यूज किया, टू बी प्रिसाइज 37 फोटोज कैप्चर की और 4 वीडियोस जिनमें से 3-4 रीटेक्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे में जो फोन का टेम्परेचर था वो ऑलमोस्ट 43 डिग्री सेल्सियस चला गया था, जो कि मैं स्टिल कहूंगा कि अंडर कंट्रोल है। इसके बाद में भी जो कैमरा की शटर स्पीड थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। हालांकि 15-20 कंटिन्यूअसली आप फोटोज कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग शो कर रहा था, जो कि मेरे ओपिनियन में कंटिन्यूअसली 15-20 फोटोज के बाद में प्रॉब्लम तो नहीं है। इवन जो कैमरा का UI है उसमें भी कोई लैग नहीं मिला, सारे ऑप्शंस के थ्रू मैं इजीली नेविगेट कर पा रहा था। मेजॉरिटी ऑफ क्रिएटर्स हैं उन्होंने इसका 6GB रैम वेरिएंट ही टेस्ट किया है और कई क्रिएटर्स का कहना है कि शायद 8GB रैम वेरिएंट में इतना इश्यू ना हो। तो मेरा यही कहना है कि इस शायद के भरोसे ये फोन मत ले लेना। स्पेसिफिकली आपको 8GB रैम वेरिएंट का रिव्यू देखना है, मैं रिव्यू की बात कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू की नहीं। उसके बाद ही इसको बाय करने का आप डिसीजन लीजिएगा। वहीं जिनका काम ही आउटडोर में बेस्ड है उनको मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। वहीं इंडोर में 28-29 डिग्री के टेम्परेचर में अगर कैमरा वीडियो शूट करते हैं 4K 30 FPS तो मैंने वो भी स्टेबिलिटी
के लिए टेस्ट किया। सामने एक फोन में मैंने हमेशा की तरह फास्ट पेस्ड वीडियो चला दी 2x स्पीड में। फोन का टेम्परेचर शुरू में था 32.4 डिग्री सेल्सियस और पूरा 1 घंटा मैंने ये कैमरा वीडियो शूट चलने दिया। फोन का टेम्परेचर आ गया था 40.3 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद में भी मैंने 2 मिनट और वीडियो चलने दिया। तो बाकी चीजों में जो लैग देखा था उसके बाद में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कैमरा से शूट हुई जो वीडियो चला के देखते हैं, ऑफ कोर्स आखिरी का पार्ट आपको दिखाता हूँ, तो ऐसे में मुझे एक सिंगल फ्रेम स्किप का भी इशू देखने को नहीं मिला। तो अगर आप ऐसा इस सिनारियो से मैच करता हुआ यूज करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। नाउ बात करते हैं बेंचमार्क्स की। ऑन पेपर स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 है, वो डायमेंसिटी 7300 से 5% के आसपास वीक रहता है। मैंने कहा ऑन पेपर, रियल टाइम में नहीं। Antutu स्कोर काफी अच्छा मिला है 8,50,000 के आसपास। Geekbench और 3D मार्क भी डिसेंट मिलता है। इवन CPU थ्रॉटलिंग में भी 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे तक के मैंने टेस्ट किया और 1 घंटे वाले में एवरेज जिप स्कोर बेटर मिले। इन टेस्ट के हिसाब से देखें तो स्टेबिलिटी सही है, लेकिन बात करते हैं गेमिंग की। फ्री फायर मैक्स में आप मैक्स ग्राफिक्स तक जा सकते हैं 60 FPS, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैंने अल्ट्रा FPS पे यूज किया और लो पे भी, जो कि आपके लिए सबसे रिकमेंडेड रहेगा। तो जो असली जजमेंट है वो आपको BGMI में बताऊंगा, जहाँ पे स्मूथ और एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है। इवन 60 FPS पर आप बैलेंस, HD और HDR तक जा सकते हैं। 60 FPS इनेबल रहता है, जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। परफॉर्मेंस मोड की बात करें तो 2 गेम प्ले की है, काफी पुअर FPS मिलते हैं। इवन इवेंट लैंडिंग या फिर जिसको हॉट ड्रॉप बोलते हैं, वहां पे भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा नहीं मिलता। हालांकि बैलेंस्ड मोड में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता हुआ लगा, लेकिन कोई बड़ा मार्जिन नहीं है ना। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक बात है, ये जो FPS में डिप देखने को मिलता है, ये सिर्फ इवेंट लैंडिंग या हॉट ड्रॉप तक लिमिटेड नहीं है। इवन बहुत बार तो ऐसे सिनारियो होंगे जहां पे आपको लगेगा कि FPS ड्रॉप होने ही नहीं चाहिए, 15-20 तक FPS आ जाते हैं। इतनी बार FPS फ्लक्चुएशन मिलता है जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल हो। काफी टेरिबल परफॉर्मेंस मिलती है और इसी वजह से आप बहुत बार अच्छी स्किल होते हुए भी अनएक्सपेक्टेडली गेम से एलिमिनेट हो जाएंगे। और कई बार ये FPS लैग जब होता है तो टारगेट को हिट करना तो आप भूल ही जाओ ना। वहीं अगर आप 1 घंटा गेम खेलते हैं तो शुरू में फोन का टेम्परेचर था 31.8 डिग्री सेल्सियस, बैटरी 36%, परफॉर्मेंस मोड चुना और साथ ही स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग। 1 घंटे कंटिन्यूसली गेम खेला और बैटरी आ गई थी 18% पर और टेम्परेचर भी 41.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो कि मेरे ओपिनियन में ज्यादा नहीं है, लेकिन जो गेम का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत बुरा होता है। वहीं अगर आप 1 घंटा बैलेंस मोड में खेलते हैं तो टेस्ट के शुरुआत में फोन का टेम्परेचर था 32.7 डिग्री सेल्सियस और बैटरी 68%। स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग चुनी और गेम मोड में मैंने बैलेंस मोड सेट कर दिया। कंटिन्यूसली 1 घंटा जब गेम खेला, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया था, 1 घंटे 5 मिनट, तो बैटरी आ गई थी 53% पर और टेम्परेचर था 41 डिग्री सेल्सियस। नाउ ऑल्सो इस फोन में बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। हालांकि गेम साइड बार में टर्न ऑन करने का ऑप्शन नहीं मिलता, गेम बूस्टर सेटिंग में जाके आपको इनेबल करना पड़ता है, वो भी बैटरी 20% से अबाव हो तो ही। मैंने बाईपास चार्जिंग भी इस फोन में टेस्ट की, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी टेरिबल है कि आई एम नॉट श्योर कि मैं एडिटिंग के ड्यूरिंग ये इंक्लूड करूंगा या नहीं। अगर इंक्लूड करता हूं तो स्क्रीन पे आप रिजल्ट सारे देख सकते हैं। नाउ बात करते हैं रैम मैनेजमेंट की। LPDDR4X रैम मिलती है और UFS 3.1 मिलता है। नाउ एज पर स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 की जो स्पेसिफिकेशन है, वहां पे LPDDR5X रैम का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे सैमसंग क्लेम कैसे कर रहा है आई एम नॉट श्योर। खैर, मैंने रैम मैनेजमेंट टेस्ट करने के लिए हमेशा की तरह 12 एप्स इस फोन में लोड की और एप्स लोड करने का एक्सपीरियंस भी काफी बुरा था। ऑलमोस्ट 3 मिनट के आसपास तो ये एप्स लोड करने में लग गए। उसके बाद मैंने कर दिया फोन को लॉक और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया ना। ऑनेस्टली ये 12 एप्स मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी, खासकर इतने लैग और जिटर देखने के बाद में, लेकिन सरप्राइजिंगली रैम मैनेजमेंट डिसेंट मिलता है। 12 में से 4 एप्स रीस्टार्ट हो गई थी, अमेजन, फेसबुक, हॉटस्टार और मिंत्रा। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो 11 5G बैंड्स मिलते हैं। वॉइस ओवर 5G सपोर्ट करता है, 5G प्लस शो नहीं करता। मोस्टली मेरे एरिया में 3500 और 3700 मेगाहर्ट्ज बैंड शो करता है। 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है और मैंने मैक्सिमम 3 5G बैंड्स का कॉम्बिनेशन देखा है। नाउ नेटवर्क की बात करें तो अच्छा है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। हालांकि वीक 5G नेटवर्क के केस में 4G कैरियर एग्रीगेशन अदर फोन्स के कंपैरिजन में जल्दी कैच करता है। कॉल क्वालिटी सही है, ईयरपीस की क्वालिटी भी ओके मिलती है। वॉइस ओवर वाईफाई सही से वर्क करता है, वाईफाई और हॉटस्पॉट आप एक साथ ऑन कर सकते हैं। वहीं ब्लूटूथ भी मैंने नेकबैंड के साथ स्पेशली ज्यादा यूज किया है, तो कोई इशू नहीं मिलता। और NFC काफी बड़ा प्लस पॉइंट है, हालांकि मैं कहीं यूज नहीं कर पाया। वहीं GPS भी डिसेंटली मैंने 2 से 3 घंटे यूज किया है, मुझे इशू नहीं लगा। कैमरा की बात करें तो सबसे पहले डे लाइट में बैक और अल्ट्रा वाइड के बीच में कोई कलर शिफ्ट नहीं मिलता मेजर। हालांकि 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कुछ ज्यादा काम का तो नहीं है। पहले दिन फोन रिसीव होने के बाद में शाम के 7 बजे के आसपास मैंने फोटोज कैप्चर की। हालांकि सनलाइट काफी थी अभी भी, लेकिन पता नहीं ये इन फ्लावर्स को बार बार पिंक क्यों शो कर रहा था, लेकिन एक्चुअल कलर्स काइंड ऑफ ब्राइट रेड या ऑरेंज साइड में थे। वहीं दूसरी फोटोज की बात करें तो डिसेंट अमाउंट ऑफ डिटेल्स मिलती है, बिल्कुल ऑलमोस्ट नेचुरल सैचुरेशन के साथ में। डायनेमिक रेंज अच्छी
मिलती है और स्किन टोन्स आर एक्चुअली गुड। आपको बहुत ही ज्यादा व्हाइट देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगेंस्ट द लाइट शॉट में काफी अच्छे से मैनेज करता है। एंड फ्रंट कैमरा इज एज गुड एज इट शुड बी, शार्प डिटेल्स और गुड सैचुरेशन। पोर्ट्रेट फोटोज की बात करें तो फ्रंट हो या बैक कैमरा, एज डिटेक्शन ऑलमोस्ट ऑल टाइम प्रॉपर मिलता है। वहीं वीडियो की बात करें तो बैक कैमरा से 4K 30 FPS मैक्सिमम शूट कर सकता है। नाउ ओवरऑल जो फुटेज है वो काफी डिटेल्ड लगी मुझे, कलर्स भी अच्छे आते हैं। हालांकि जो स्टेबलाइजेशन है वो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। वहीं बात करते हैं अगेंस्ट द लाइट शॉट वाले सिनारियो में, तो काफी अच्छे से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को मैनेज करता है। यह है फ्रंट कैमरा की फुटेज फुल HD 30 FPS में। यहाँ पे 4K नहीं मिलता और ऑडियो इंटरनल माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसी ऑडियो क्वालिटी आसपास आपको मिलेगी। वैसे अभी हवा काफ़ी चल रही है, तो ऐसे में देख लीजिए कि नॉइस कैंसिलेशन या मेरी ऑडियो कैसे कैप्चर कर रहा है। ओवरऑल बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए आप एक्सटर्नल माइक भी यूज़ कर सकते हैं, एज ये सपोर्ट करता है। लेकिन आपको टाइप सी डोंगल लगाना पड़ेगा और वो भी डैक वाला, अदरवाइज सैमसंग में नॉर्मल वाले वर्क नहीं करते हैं, तो वही देख के कंसिडर कीजिएगा। नाइट टाइम में बैक कैमरा की बात करें तो बहुत ही प्रेजेबल नहीं है, लेकिन अच्छी है। हालांकि डार्क एरियाज काफी अच्छे से एक्सपोज होते हैं। ओवरऑल एक डिसेंट परफॉर्मर है। एंड अगेंस्ट द लाइट शॉट की बात करें तो नाइट में भी काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो गुड लिट एरिया में काफी अच्छी फोटोज कैप्चर करता है, लेकिन जहां पे स्क्रीन फ्लैश की जरूरत पड़ती है फोटोज एवरेज मिलती है। बैक कैमरा से वीडियो की बात करें तो डिटेल्स और लाइट कंट्रोल में समवॉट अच्छा है, यूजेबल फुटेज मिलती है, लेकिन स्टेबलाइजेशन काफी पुअर फील होता है। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो ओकेश काफी शेकी फुटेज मिलती है, जहां पे फेस पे लाइट ना हो या फिर अगेंस्ट द लाइट शॉट के केस में काफी सारा नॉइस देखने को मिलता है। नाउ जो सारे कैमरा सैंपल्स हैं हमेशा की तरह गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं फाइनल थॉट्स की, तो ये रहे इसके प्रोज एंड कॉन्स। अब आगे क्या ही बताऊं, प्रोज से ज्यादा तो यहाँ पे कॉन्स हैं। ओवरऑल कौन तो बैटरी लाइफ अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा है उन यूजर्स के लिए जिनको PWM से सेंसिटिविटी नहीं है, NFC मिल जाता है और नॉर्मल यूजर्स को 6 OS अपडेट्स मिलेंगे। नाउ सीधी भाषा में बात करते हैं कि ये फोन किन के लिए है, जिन पे ये सारी कंडीशन एक साथ अप्लाई होती है, और उन यूजर्स के लिए जो कि मोस्टली इंडोर काम करते हैं, जिनको सैमसंग का ही फोन चाहिए, जिनका यूजेस नॉर्मल है, जैसे कि जनरल कॉल कर लेना, मीडिया कंजप्शन वगैरह करना और मल्टीटास्किंग ज्यादा ना करते हो, जिनको लॉन्गर अपडेट्स चाहिए। नाउ मेरा दूसरा सजेशन, जिनको सैमसंग फोन ही चाहिए और बाय सम रीजन ये फोन और महंगा हो जाए, जैसे अभी बीच में हो गया था, तो ऐसे में M36 के साथ जा सकते हैं। आई नो उसमें एक्जिनोस है, लेकिन वो फोन ओवरऑल बैलेंस्ड परफॉर्म करता है। एंड वहीं राइट नाउ जब मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, तो ये और सैमसंग M56 दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सी प्राइस पे है, तो मेरा सजेशन है कि आपको सैमसंग M56 के साथ में जाना चाहिए। और वहीं 25,000 में अगर आप दूसरे ब्रांड के साथ कंफर्टेबल हैं, तो इन्फिनिक्स GT30 अभी मिल रहा है, पता नहीं कब तक मिलेगा, उसके लिए जा सकते हैं। इवन Realme Narzo 80 Pro, मैं एग्री करता हूँ कि उन फोन्स में इतने लॉन्गर अपडेट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैल्यू वो इससे वे बेटर है। नाउ मुझे इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। होपफुली मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।